Why do we need this big universe? मतलब अगर ये सब कुछ गायब हो जाए, हम और सूरज हों तो you can survive, right? राइट एस्ट्रोनॉमर्स को नौकरी के लिए चाहिए वरना हमारे वो नौकरी जो है वो खाली सोलर एस्ट्रोनॉमर्स की होगी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि एस्ट्रोनॉमर्स और सोलर एस्ट्रोनॉमर्स की आपस में नहीं बनती। हम कहते हैं कि हम रात को काम करते हैं, वो दिन में काम करते हैं, उनको लाइट कम चाहिए, हमें लाइट ज़्यादा चाहिए। तो 24 घंटे काम करते हैं। अगर यूनिवर्स गायब हो जाए, सिर्फ अर्थ एंड सन रह जाए, how much of a change in gravity will we continue to function as normal, or will there be a drastic change in the surrounding gravity? डिपेंड करता है कि यूनिवर्स गायब होने का मतलब क्या है। Everything except the sun and earth, Milky Way. राइट मगर दैट कैन नॉट हैपन। इसकी वजह यह है कि सूरज जो देखें, कोई चीज़ भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सूरज जो है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, मगर सूरज जो है वो गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा है। Exactly. और गैलेक्सी जो है वो अलग घूम रही है, राइट। तो जब आप कहते हैं कि सब चीज़ें गायब हो जाएं, वेल दैट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम। क्योंकि पहली बात तो है कि सूरज बना किस तरह, दूसरी चीज़ ये है कि सूरज क्या कर रहा है। हम तो उसके गिर्द घूमते हैं। सवाल ये है कि अगर आप सूरज को गायब कर दें या सूरज का इंतकाल हो जाए, जो कि 4.5 बिलियन साल में हो जाएगा, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी टाइम है। 4.5 बिलियन साल में जो है जब वो वाइट डॉर्फ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल जो ऑर्बिट वाइज लाइफ जो है वो तो, या ओशंस जो हैं, दे वुड इवेपोरेट इन द नेक्स्ट बिलियन ईयर्स। क्योंकि सन जो है वो थोड़ा सा उसकी वेरिएशन होना शुरू होगी, वो बड़ा होना शुरू होगा, और ओशंस वुड इवेपोरेट। और उसके बाद मर्क्यूरी 4 बिलियन साल तक जो है मर्क्यूरी, वीनस, गालिबन अर्थ भी जो है वो उसका हिस्सा बन जाए। तो लेकिन ओवरऑल ग्रेविटी, लोग पूछते हैं कि अगर आप सूरज की जगह ब्लैक होल कर दिया क्या होगा? नथिंग, क्योंकि दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन आपके ऑर्बिट से कुछ चेंज नहीं होगा। ऑर्बिट इज़ प्योरली डिटर्मिन्ड बाय मैस। तो अगर मैस है, आप उसे गिर्द घूम रहे होंगे। तो ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने के लिए दी ओनली वन वेरिएबल इट नीड्स मैस। तो अगर आप सूरज की जगह आप मार्शमैलो लगा दें उतने ही मैस का जितना सूरज है, देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन। एनर्जी सोर्स तो है ना। हाँ, लेकिन दैट इज़ फॉर अदर थिंग्स, राइट। मगर मैं कह रहा हूँ ऑर्बिट के हिसाब से जो है देखो। हाँ जी। A few months ago there was this article said कि वो जो the largest structure of the universe, उसमें filaments नज़र आते हैं, and then if you map the supermassive black holes in each galaxy, each of those black holes are actually aligned with the superfilament. How is that significant? तो सवाल ये है कि पिछले दिनों ये था कि फिलामेंट्स जो हैं वो जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर का है, और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, दे लाइन अप विद दैट। एक्चुअली इसका थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूँगा चीज़। उसमें यह है कि जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो हैं, एक तो नॉर्मल किस्म के ब्लैक होल्स होते हैं, वो स्टार से बनते हैं। जो बहुत बड़ा सारा स्टार जब एक्सप्लोड होता है तो ब्लैक होल वो उसकी जगह बनती हैं। लेकिन गैलेक्सीज़ के बीच में, जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी के बीच में भी बहुत बड़े साइज़ का ब्लैक होल है, तकरीबन मिलियन टाइम्स बड़ा है सूरज से। लेकिन कंपेयर टू अदर गैलेक्सीज एक्चुअली वो बहुत छोटा ब्लैक होल है रिलेटिवली, जो बाकी गैलेक्सीज़ में तकरीबन बिलियन टाइम्स बड़े होते हैं। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हैं वो गैलेक्सीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं पता कि गैलेक्सीज़ जो हैं वो ब्लैक होल्स के अराउंड बनी एज अ सीड, दे सर्व्ड एज अ सीड, और गैलेक्सीज़ के बीच में डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल उसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ रिलेशन, कोरिलेशन। वो ये कि अगर छोटी गैलेक्सी है तो उसमें छोटा सुपरमैसिव ब्लैक होल है, अगर बड़ी गैलेक्सी है तो उसमें बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सो देयर इज़ अ कोरिलेशन दैट आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन अ कोरिलेशन एसोसिएटेड विद दैट। और क्योंकि फिलामेंट्स में, अगेन मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि विच स्टडी इज़ दैट, मगर मेरा ख्याल है कि वो गैलेक्सीज़ की लोकेशन के हिसाब से होगा, क्योंकि बड़ी गैलेक्सीज़ या छोटी गैलेक्सीज़ दे वुड लाइन अप अकॉर्डिंगली। Talking about the spin of the black holes. Oh, I see. I don't know. उसका मुझे मालूम नहीं, मगर मे बी देयर इज़ समथिंग अबाउट रोटेशन। इंटरस्टेलर अगर आप लोगों ने देखी, मुझे पता है लाहौर लास्ट वाले तो गए थे इंटरस्टेलर में जो ब्लैक होल है, अगेन मैं स्पॉइल तो नहीं कर रहा मूवी, नहीं, मैं एंडिंग नहीं बताऊंगा आपको, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा हाँ, अंडे में बता भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगी। दैट्स अ गुड पॉइंट। मगर उसमें जो ब्लैक होल है, इनफैक्ट अगर चाहे मैं उमैर को भेज दूंगा, अगर आपने वो लगाना हो, मेरा भी परसों ही रिव्यू इंटरस्टेलर का जो है वो साइंस जर्नल में छपा है,
तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं भेज सकता हूँ, तो इन विच आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि एक और उसके साथ किताब है साइंस ऑफ इंटरस्टेलर, तो मैंने दोनों को रिव्यू किया है, मूवी को भी और बुक को भी। उसमें जो ब्लैक होल है वो रेगुलर ब्लैक होल नहीं है, बल्कि वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सो ब्लैक होल्स डू, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डू एग्जिस्ट। सॉरी, I have the book as ओह यू हैव द बुक, ओके ग्रेट। अच्छा, और बताएं, एक मिनट और, हाँ आप बताएं। लॉज की एक जो पावर ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है वो लाइक यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉज, जो अर्थ पे काम करते हैं लॉज वही गैलेक्सी पे भी काम करते हैं। व्हाई आर द लॉज द सेम ऑन अर्थ एंड ऑन द सरफेस गैलेक्सी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सवाल ये है कि न्यूटन के लॉज, एंड आई वुड से कि खाली न्यूटन के नहीं, इनफैक्ट मोस्ट लॉज, जिस तरह हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी जिक्र आया था, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करना चाह रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके एलिमेंट्स हैं, आप वो बात करते हैं कि हमें सूरज का क्या पता, सूरज किस तरह से क्या बना हुआ किस चीज़ का है। आई मीन इट्स एक्चुअली अमेजिंग कि वी कैन एक्चुअली टेल कि सूरज जो है उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या कितने सारे एलिमेंट्स हैं। इनफैक्ट अमेजिंग चीज़ ये है कि खाली सूरज नहीं बल्कि हम किसी भी स्टार्स को देख के बता सकते हैं कि उसमें किन चीज़ों के वो बने हुए हैं, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं। अच्छा, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लॉज जो यहाँ पर हैं वही लॉज कहीं और हैं या नहीं हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस चीज़ को पता करने की कोशिश करते हैं। इट हैज़ बिन अ कॉन्स्टेंट मिशन कि हो सकता है कि लॉज दूसरी जगह पर दूसरे हों। अगर इफ़ दैट इज़ ट्रू देन यस इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और हम लोग वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशली थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हम अपनी लैब्स में टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन अल्फ़ा, it works the same throughout. तो there are people that constantly keep on checking कि कहीं laws की violation है या नहीं है, लेकिन अभी तक it doesn't seem like it. जो हमारे यूनिवर्स में जो laws हैं it looks like कि they apply all the way through. और remember Newton actually is not the best guide for that, क्योंकि न्यूटन की जो बात करते हैं predictability की, वो planets के orbits वगैरह के लिए ज़बरदस्त है। वेल ऑलमोस्ट मर्क्यूरी के लिए अगर आप ऑर्बिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूटन लॉज एक्चुअली डू नॉट वर्क। उसके लिए यू हैव टू गो फॉर आइंस्टाइन, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, नॉट स्पेशल थियोरी बट जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इनफैक्ट जब आप यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यू यूज़ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। वो इट्स दे आर मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दैन न्यूटन। तो आइंस्टाइंस थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो 1915 की है, 1916 की, that actually tells you more about Mercury, not only other planets, but also including Mercury accuracy. So in fact, जब spacecrafts अब जाती हैं, they actually do not use Newton's laws, क्योंकि Newton's laws जो हैं वो for higher precision, they are actually inaccurate. They use Einstein's theory. You have to take that into account. ठीक है? तो उस हिसाब से जो है laws again, they actually, so far as we know, they work. मगर यूनिवर्स के कुछ हिस्से हो सकते हैं कि दे वोंट वर्क, वी डोंट नो, वी हैवंट फाउंड एनी येट। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि दूसरी यूनिवर्सेस हैं इसमें लॉज डिफरेंट हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। मगर सो फार इट लुक्स लाइक, इनफैक्ट जो गैलेक्सीज दूर दूर तक हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल ट्राई टू चेक इज दैट आर द लॉज डिफरेंट और नॉट, एंड दे कैन टेस्ट दैट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंट एलिमेंट्स की, क्योंकि उसकी हमें फिजिक्स पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से काम कर रहे हैं एटम्स में। एक तरह का इलेक्ट्रॉन दूसरी तरह, एक तरह का एलिमेंट एटम दूसरी तरह का एटम, इफ दे आर वर्किंग रिलेटिव टू ईच अदर इन अ सिमिलर वे, probably laws are the same. In fact, that has been the case. In fact, I would say that more than anything, 19th century में one of the most powerful things that was discovered was spectroscopy. Yeah. That allows you to explore other planets and other stars or other galaxies without ever going there. You can actually figure out कि वो किसी, इनफैक्ट जो हम अपनी इसकी बात करते हैं, जब सर्च फॉर लाइफ इन द यूनिवर्स, नेक्स्ट टाइम इफ़ आई कम, लाइक नो इफ़ आई कम, व्हेन आई कम आई कैन, आई वुड लाइक के सर्च फॉर लाइफ, आई मीन उस किस्म की उसमें बात करें। एंड वन ऑफ द की थिंग्स उसमें ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेल्स अस कि हम जिस चीज़ के बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रेडोमिनेंटली हमारी जो बॉडी बनी हुई है, दैट इज़ एक्चुअली आर सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स। आई मीन हीलियम के हम नहीं बने हुए, वरना हम हंस रहे होते हर वक्त, लेकिन हीलियम जो है वो सूरज का बना हुआ है, हीलियोस, ठीक है? तो हीलियम इज़ अनदर कॉमन एलिमेंट, मगर अदर देन दैट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज़ वेरी कॉमन। तो इसका मतलब ये कि लाइफ पूरी जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स की बनी हुई है। सो द लाइकलीहुड कि लाइफ किसी और जगह हो इज़ प्रीटी हाई। अगर हम बने हुए होते थोर्मियम और वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हायर एलिमेंट्स हैं,
फिर कहते हैं कि लाइफ में बी क्वाइट अनलाइकली क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज़ सो अनकॉमन इन द यूनिवर्स, मगर ऐसा नहीं है, वी आर मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन इन द यूनिवर्स. सो एंड वी नो दैट बिकॉज ऑफ अगेन यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉज. जी फंडिंग के जो कॉन्शियसनेस के सवालात हैं, कॉन्शियसनेस के थ्रू यूनिवर्स को स्टडी करना, क्या वो भी साइंस में के अंदर शामिल है? प्रॉब्ली नहीं, राइट, क्योंकि आप यू हैव टू हैव प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, और उसमें अगर एक्सपीरियंशियल है, सो आई मीन आई वुड टेक कॉन्शियसनेस थ्रू एक्सपीरियंशियल स्टफ, ठीक है. तो उसमें एक लिहाज से देखेंगे तो रिलीजन के उसमें बात आती है. तो विलियम जेम्स जो साइकोलॉजिस्ट था 1900, आई मीन ही हैज़ दिस बुक varieties of religious experiences. And that's what he says. I mean, he says like, okay, the ultimate religious experience is inside. Magar if it is inside, and he says that, like, and it is untestable by science. And that is the key thing, that is an experience in your own self. But I'm wondering कि मतलब कहीं पे वो blend है साइंस का with astronomy, या आपकी ख्याल में अभी? मेरे ख्याल में नहीं है. लेकिन I mean, like, because again it's very, you have to have a testable things. As science study जब Right. as part of science, psychology. Oh, absolutely. Technologies का amalgam. Oh, absolutely. Study of consciousness, yes. Through सारी universe को अगर with blending the issue. मगर इसका क्या मतलब है कि through that to explore the universe? मैं ये मेरे लिए यही सवाल है. Consciousness itself का सवाल भी हम scientifically study किया जाता है. Oh, yes, actually, yes, it is. Consciousness क्या है? That's a big question. I mean, cognitive science के हिसाब से what is consciousness? हम क्यों conscious हैं? Big area. That's a totally मगर that is of the inner universe. I mean, in some sense, brain is equally complex as the whole universe. और लोग जो हैं वो explore कर रहे हैं कि वो consciousness क्या है, क्या उसका मतलब कि that's a very hard question. Absolutely, that's actually being explored. But yeah, it's very, very complex. और कोई सवाल? हाँ, एक मिनट में आता हूँ आप लोगों से. हाँ. ये जब हम लोग कहते हैं कि मल्टीवर्स की जो थ्योरी की ग्राउंड्स हम देखते हैं, क्या ये मैथ्स होती है या हम लोगों के पास कोई ऑब्जर्वेशन इस तरह से कुछ मिलता है? और दूसरा ये कि जब हम लोग गैलेक्सीज के ग्रुप्स देखते हैं ये सारा, फिर उनका फिर हम लोग कह सकते हैं कि उनके बीच में मीडियम्स क्या होंगे एक यूनिवर्स के दूसरे यूनिवर्स? ओके, सो पहला सवाल ये है कि जब मल्टीवर्स की बात करते हैं उसकी ग्राउंड चाहे वो मैथमेटिकल हैं या एम्पिरिकल हैं. मैथमेटिकल, ठीक है. हमें पास कोई एविडेंस नहीं है मल्टीवर्स का, मगर एम्पिरिकल ये है कि जिस तरह इन्फ्लेशन थ्योरी है विच इज़ ऑल्सो मैथमेटिकली प्रेडिक्टेड, यूज टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ बिग बैंग, ठीक है. अब उसकी जो आउटकम है उन इक्वेशंस की वो ये है कि यू डोंट हैव जस्ट वन यूनिवर्स, यू डोंट हैव वन इन्फ्लेशन, दैट इज़ एन आउटकम ऑफ a property of our universe कि there will be many more. So that's mathematical. Empirically लोग तलाश कर रहे हैं. तो वो जो अभी रिजल्ट आया था कुछ अर्सा पहले जो which was redacted, वो gravitational waves का इनफैक्ट वो जिक्र आया था. तो वो उसमें यह है कि अगर इन्फ्लेशन हुई थी तो you would have these huge, एक मिनट मैं उसकी मैं तस्वीर में आपको दे देता हूँ. नहीं, दूसरी तरफ जाना है. ये हमारी वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये मैप है. तो दिस इज़ द फारदेस्ट अब तक, दिस इज़ द फारदेस्ट वी कैन सी, मे बी एवर, दिस इज़ द फारदेस्ट वी कैन सी. तो ये वेरिएशंस हैं. ये बैकग्राउंड टेम्परेचर है. तो ये 3 डिग्रीज रिलेटिवली 3 डिग्रीज केल्विन के ऊपर है. बहुत ठंडा वो है. ये यूनिवर्स का टेम्परेचर जो बहुत ठंडा है. अगर आप टेम्परेचर लेने जाएँ सूरज या हर किस्म की गर्मी की सोर्स से अलग यूनिवर्स का, it will be 3 डिग्रीज. मगर देयर आर स्मॉल वेरिएशंस, माइक्रो लेवल, माइक्रो केल्विन वेरिएशंस, ठीक है. अच्छा, जहाँ पे गर्म इलाके छोटे से वो रेड नज़र आ रहा है, आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट, वहाँ पे जो है थोड़ी गैलेक्सीज फॉर्म हुई हैं. जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, माइक्रो, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो केल्विन वेरिएशंस, ठीक है. वहाँ पे जो है वो गैलेक्सीज नहीं है, वहाँ पे वॉइड है रिलेटिवली. एंड वॉइड इज़ नेवर एम्प्टी, देयर आर फ्यू गैलेक्सीज इन देयर टू, मगर रिलेटिवली. तो ये स्ट्रक्चर है. तो प्रेडिक्शन ये है कि ओवरऑल यू वुड सी अ पैटर्न जिसमें आपको थोड़ी सी वेरिएशंस नज़र आएंगी, विच वुड बी एविडेंस ऑफ huge scale gravitational waves, inflation का. That's what people are looking. किस तरह से वो नज़र आएंगी, that's all mathematical. So I cannot show you कि वो किस तरह से नज़र आएंगी, मगर that's a mathematical prediction of inflation. और लोग अब इसके उसमें मैप को तलाश करें. तो ये तो माइक्रो केल्विन वेरिएशंस थी. जो नए मैप्स आ रहे हैं, excuse me, they are even going deeper.
ताकि वो अनदर ऑर्डर उसमें जो है वो डिटेल में देख सकें। दूसरा सवाल ये था कि गैलेक्सीज के बीच में क्या है, दैट इज़ हाँ वो गैलेक्सीज के बीच में तो होता है ना इंटरस्टेलर मीडियम, इंटरगैलेक्टिक मीडियम। इंटरगैलेक्टिक। हाँ तो यूनिवर्सेस के दरमियान पे ओह यूनिवर्सेस के बीच में क्या, आई मीन जब आप चीज़ को देख रहे हैं कि बीच, अंग्रेज़ी वाला नहीं उर्दू वाला, ठीक है, बीच जो है वो आपका, आप उसकी बात कर रहे हैं कि स्पेस, मगर स्पेस जो है वो हमारी यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्स के बाहर स्पेस नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस, अदरवाइज दैट वुड बी कंसिडर्ड आवर यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा, और यूनिवर्सेस हैं, उसके बीच में क्या है आई डोंट नो, मगर प्रॉबेबली स्पेस नहीं है, तो क्या है आई डोंट नो, हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि हमारा जो दिमाग है, राइट, दे आर स्ट्रक्चर्ड फॉर दिस यूनिवर्स। वही बात आती है, इनफैक्ट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट एनी मूवी, मगर अगर आप डिमेंशंस की बात करते हैं, 4 dimension, 3 dimensions, we can imagine 3-dimensional space, we cannot imagine 4-dimensional space. It's a very hard thing. We can create analogies, people actually try to create analogies. We can think about 2-dimensional space, ठीक है, कागज़, that's a 2 dimension, मगर higher dimensions are very hard to imagine क्योंकि our brains are not structured, because our universe is a 3-dimensional spatial universe. हाँ, तो हमारी यूनिवर्स के बाहर क्या है, I have no idea, nobody has any idea. 13.8 बिलियन ईयर्स आपने बताया अप्रॉक्सीमेटली, तो 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद हमें पहली इमेज मिली है बैकग्राउंड नहीं, सो तो ये जो इमेज है ये है 300,000 years आफ्टर द बिग बैंग। एज एन आई एम ट्राइंग टू से कि हमें फिगर आउट करते हुए इतना टाइम लगा, इंसानों की पहली कोशिश अब आई है ना इसको, राइट। तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक वी हैव वेस्टेड, वो जो हमारा ह्यूमन हिस्ट्री का पहला पार्ट वो वेस्ट सब हम ये लेते हैं। हम आए हैं भाई यार, आई मीन आप हमें ऐसी इतना हमें अच्छा काम किया, मैं कह रहा हूँ कमाल किया है, आप कह रहे हो कि हमने सारा टाइम ज़ाया कर दिया है। So, अगर ये चीज़ें पहले होती तो क्या इनमें डिफरेंस वो कितना फिर सिग्निफिकेंट होता? ओके, सो मैं उसको एक और तरीके से सवाल का मैं वो जवाब देता हूँ, वो ये है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है, जो वो एक्सपैंड हो रही है वो ठंडी होती जा रही है। वो अगेन लॉज ऑफ फिज़िक्स की बात करें, सेम लॉज ऑफ फिज़िक्स के जो हैं वो, अगर आप उसको छोटा करें तो वो गर्म हो जाती है, आप उसको फैलाएं तो वो ठंडे हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप शुरू में थे, अगर आप 300,000 years जैसी वो लाइट मौजूद थी, अगर आप उस वक्त होते तो शायद आप इतने ज़्यादा खुश ना होते, क्योंकि उस वक्त जो यूनिवर्स का टेम्परेचर था वो था तकरीबन 3000 डिग्रीज, तकरीबन सूरज की सरफेस जैसा। मगर फिर यूनिवर्स जो फैलती चली गई तो वो ठंडी होती जा रही है। अब जो यूनिवर्स बहुत ठंडी है, 3 डिग्रीज केल्विन। तो अगर आप पहले होंगे तो यूनिवर्स जो है रिलेटिवली इसका जो बैकग्राउंड टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होगा। मगर देयर इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन एक्चुअली आई कैन टेल यू के, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे आते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, यू कैन एक्चुअली ट्रैवल बैक इन सम सेंस, फिगर आउट कि किस यूनिवर्स पे किस टाइम पर क्या टेम्परेचर था यूनिवर्स का, कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक मिनट, हाँ यस, एक मिनट ठहर जाइए यार, आप आगे। अच्छा, मेरा असल क्वेश्चन काफ़ी स्टूपिड सा है, मैं डर रहा हूँ कि करूँ कि ना। नहीं आप बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल यही होगा मुझे लग रहा है, कि मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे में। फ़र्ज़ करें कि ये है 13.8 बिलियन ईयर्स मुझसे दूर, तो कहते हैं कि यहाँ पे रिसेशन इतनी तेज़ हो रही है कि वो स्पीड ऑफ लाइट जैसी रिसेशन हो रही है, तो अगर कोई इससे पीछे चीज़ हुई कि वो उसका लाइट कभी तक हम तक पहुँच नहीं पाएगा, तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है इसके दूर भी चीज़ें हों? राइट। तो सवाल एक्चुअली वो था, अभी पूछा था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जिक्र आया था, ओके, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखा, कहा था कि मुश्किल सवाल होगा। यूनिवर्स जब शुरू हुई 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, और धमाका नहीं था वैसे, बिग बैंग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, लोग समझते हैं कि धमाका था, जस्ट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, ठीक है। बिल्कुल शुरू में वो ये इन्फ्लेशन आ जाती है, बिल्कुल शुरू में जब यूनिवर्स जो है वो इतनी सी थी, नहीं इतनी सी भी नहीं थी, वो इससे बहुत ज़्यादा छोटी थी, ठीक है, मच ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स स्मॉलर देन एन एटम, प्लैंक्स लेंथ, राइट, 10 to the minus 43 सेकेंड्स, तो 33 सेंटीमीटर्स, ठीक है, बहुत छोटी, बहुत छोटी। उसके फ़ौरन बाद, थोड़ी देर के बाद वो एक्सपैंड होना शुरू हुई, और फिर इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन में इट एक्सपैंडेड
billions and billions and billions and billions and billions of times faster than the speed of light. ठीक है. अच्छा, अचानक से, और वो जो इन्फ्लेशन का फेज, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, वो जो इन्फ्लेशन का फेज है दैट लास्टेड अबाउट a thousandth of a second और a millionth of a second, I forgot कितना है, बहुत छोटा सा हिस्सा था, मगर उतने से हिस्से में यूनिवर्स जो थी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम्स स्मॉलर देन एन एटम, सडनली वो ग्रेप फ्रूट के साइज़ की हो गई, विच इज़ अ लॉट. ग्रेप फ्रूट वैसे तो छोटा होता है, आजकल मौसम भी आया हुआ है, लेकिन वो जो है वो ऐसे छोटा होता है, लेकिन अचानक से वो इतने छोटे से उसमें इतनी बड़ी हो गई, विच इज़ ट्रिमेंडस. उसके बाद इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई, देन इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एट अ रेगुलर स्पेस. अच्छा, क्योंकि इट एक्सपेंडेड मैनी 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 टाइम्स फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट. इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हिस्से हैं उनकी लाइट हम तक पहुंची नहीं है. इट विल टेक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर अस टू गेट दैट लाइट. तो यस, तो जब हम बात करते हैं इन स्केल्स की, वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्योंकि देयर इज़ मोर बियॉन्ड दैट. एक सवाल जब इस चीज़ के बाद एक ऑब्वियस सवाल आता है, हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि साइज, मगर ऑल्सो कि फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट देयर इज़ अ स्पीड लिमिट, कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती. ये सवाल जो है वो 10वीं जमात की फ़िज़िक्स में भी आता है और 12वीं जमात की फ़िज़िक्स में भी आता है. तो ये किस तरह से है कि यूनिवर्स जो है वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट एक्सपैंड की. इसका जवाब ये है कि यूनिवर्स की अपनी स्पीड, इट कैन एक्सपैंड एट एनी स्पीड इट वांट्स. अगेन, यूनिवर्स का कोई वांट नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि यूनिवर्स की कोई स्पीड लिमिट नहीं है. इसकी वजह यह है कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, इट सेज नथिंग कैन कम्युनिकेट फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट. अगर स्पेस इटसेल्फ, इट कैन गो एट एनी स्पीड, क्योंकि हर चीज़ जो है वो स्पेस के अंदर मौजूद है. इफ़ इट इज़ ट्रैवलिंग फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, यू स्टिल कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, so it doesn't violate it. So there is no speed limit for the universe itself, for the space itself. तो ये हुआ शुरू में, तो इस लिहाज से वो observable units बनती है. उसके बाद So if we talk about the uniqueness you said already, so if we consider our universe as an infinite thing, so can't I say that this point right now is the center of everything? हाँ, तो सवाल ये है कि Like एब्सोल्युटली, तो सवाल ये है कि अगर सारी चीज़ें, यूनिवर्स इज़ एन इन्फिनिट, तो इज़न्ट दिस पॉइंट अ सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स? तो दो जवाब दे सकते हैं उस सिलसिले में, यस. और इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट जो है वो सेंटर है, तो हर पॉइंट यूनिक है. सो इज़ इट यूनिक? राइट, बट दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट कि हम सब बिग बैंग का हिस्सा थे. आई मीन एट वन पॉइंट वी वर ऑल इन इट टुगेदर. So it's as unique as anybody else. So that means that there is no uniqueness, right? तो मगर दूसरी तरीके से जवाब देने का ये है कि there is no center of the universe. जब हम analogies again देते हैं, उसमें हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक स्पेस में जिस तरह यूँ जो है वो एक्सपैंड हो रही है, लेकिन अगेन ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी अपनी जो परसेप्शन है वो ये है कि चीज़ें जो हैं किसी चीज़ में एक्सपैंड होती हैं. अगर ये गुब्बारा है, जो अक्सर हम एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं, गुब्बारा है, गुब्बारा फूल रहा है, उसके बाहर स्पेस है, तो पहला सवाल ये आता है कि वो किस चीज़ में फैल रहा है? रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि स्पेस के हिसाब से उस यूनिवर्स जब एक्सपैंड हो रही है, वेल स्पेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स. तो जब वो एक्सपैंड हो रही है, इट इज़ नॉट एक्सपैंडिंग इन टू एनी थिंग, बट रादर एज इट इज़ एक्सपैंडिंग, इट इज़ क्रिएटिंग स्पेस. सेंटर कहाँ है? वेल गुब्बारे के हिसाब का तो सेंटर है उसके अंदर, लेकिन यूनिवर्स में एवरीथिंग इज़ द सरफेस. तो अगर तो सवाल ये होगा कि अगर आप बॉल लें, सॉकर बॉल, और उसकी आप सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, दैट इज़ एन एनालॉजी ऑफ द यूनिवर्स, सरफेस. उस सॉकर बॉल का सेंटर कहाँ है? ऑन द सरफेस. देयर इज़ नो सेंटर. यू कैन से कि आई एम एट द सेंटर बिकॉज यू कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम देयर, यस, बट सो कैन एनीबडी एल्स on that ball. Everybody else, they can say we are the center. So that is another way of thinking about it. और कोई सवाल? एक मिनट, और जिसने अगर कुछ ने सवाल नहीं पूछा, हाँ जी. Given that black holes वगैरह exist करते हैं, तो according to Einstein's theory, E equals mc square, right? अगर हमारा mass destroy हो रहा है, तो where is the energy going? And in a bigger scale, वो energy कहीं
निकल रही है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द मैप, ये दिस टाइम एरा का भी, तो वुड वी सी एनर्जी सिग्नेचर्स इन द फ्यूचर, क्रिएशन ऑफ एनर्जी? वेरी हार्ड क्वेश्चन. तो सवाल ये है कि ब्लैक होल में अगर मास डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो कहाँ जाता है, और दूसरा सवाल ये है कि डू वी सी एनी प्लेस क्रिएशन ऑफ एनर्जी. तो अभी तक जो स्टैंडर्ड आइडिया है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, देयर हैव बिन कंपीटिंग आइडियाज़ कि नहीं, यू कैन एक्चुअली वायलेट दैट. इनफैक्ट एक आइडिया जो बिग बैंग के अगेंस्ट था, विच वॉज कॉल्ड स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, उसमें इट एक्चुअली रिलाइड ऑन द फैक्ट कि नहीं, यू कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी और मैटर. एनर्जी एंड मैटर आर इंटरचेंजेबल. ठीक है, तो पहला सवाल तो ये, it doesn't seem like so far there has been no evidence कि conservation of energy is violated. अच्छा, ब्लैक होल्स में क्या होता है, we don't know कि what happens in the center. Our laws break down. वो सिंगुलैरिटी आ जाती है, वहाँ पे हमारे फिजिकल लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं. इसकी वजह ये है कि सिंगुलैरिटी जो है वो बहुत छोटी है, और जो लॉज जो बहुत छोटे को गवर्न करते हैं, दे आर नॉट आइंस्टाइन, दैट्स क्वांटम फिजिक्स. ठीक है, तो अभी तक जो हमारे पास फिजिक्स है उसमें छोटे स्केल्स के जो लॉज हैं वो क्वांटम फिजिक्स के हैं, जो बड़े स्केल के लॉज हैं वो रिलेटिविटी हैं. अभी तक जो सब होली ग्रेल है, आप उसके हिसाब से कहते हैं, जो तलाश है जिस चीज़ की, वो ये है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी. दैट इज़ वन सोल्यूशन टू दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी. मगर स्ट्रिंग थ्योरी ने अभी तक उसको, इट हैज़न्ट बीन कन्फर्म्ड. वो आपको बता सकती है कि ब्लैक होल के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि आप ग्रेविटी की चीज़ को छोटे स्केल पे कर रहे हैं. तो इस वजह से वी डोंट नो व्हाट हैपेंस एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल. ओके, नाउ there is an interesting thing that happens at the edge of the black hole. वो स्टीफन हॉकिंग, अगर उसको नोबेल प्राइज़ मिला तो वो उसको इस वजह से मिलेगा. ही प्रिडिक्टेड समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उसको कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन. वो ये है कि अगर जो वैक्यूम है स्पेस का, यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग पार्टिकल्स. तो ये क्वांटम फिजिक्स आता है. देयर इज़ नो सच थिंग एज वैक्यूम इन द यूनिवर्स. Even empty space, maybe they are constantly particles creating. There is no problem with that. In fact, that is predicted. That's what happens. We have tested it. That's what happens. As long as, actually not tested it, but it's predicted from that. As long as particles get created, मगर वो create होते हैं particle और anti-particle. You create them and they immediately destroy, annihilate होते हैं. Allowed. As long as they live for a very, very, very short time, it's allowed, and it looks like it happens. There are indirect ways of testing that. Uncertainty principle, right? Exactly. They have to destroy very quickly. ठीक है, with a principle. Quantum physics के उसमें आता है. तो Stephen Hawking imagined कि what happens कि you have black hole, और black hole के करीब होता है event horizon. Event horizon के अगर आप अंदर आ जाएं तो nothing can escape, because आपकी जो escape velocity है that goes above the speed of light. Nothing can travel faster than the speed of light. उसने इमेजिन किया कि व्हाट विल हैपन, कि इनफैक्ट इट मस्ट हैपन अकॉर्डिंग टू हॉकिंग, कि जो पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल पेयर जो हैं, दे आर ऑलवेज क्रिएटेड एवरीवेयर. व्हाट इफ दे गेट क्रिएटेड राइट एट द एज ऑफ इवेंट होराइजन? उसमें पार्टिकल जो है वो तो बाहर है, जो इवेंट होराइजन के, इट सर्वाइव्स. जो अंदर वाला पार्टिकल है, इट कैन नॉट एस्केप. वेट अ मिनट, यू हैव जस्ट क्रिएटेड एनर्जी. So that was his prediction. I mean, it doesn't violate conservation of energy because you still created particle and anti-particle. Magar what has happened is one particle has survived, other particle has gone into the black hole. So suddenly you have an energy imbalance. So Hawking के उसमें when he did the calculations, you have to balance out energies. तो जो particle बाहर आया, it has positive energy. It has energy. जो particle अंदर गया, it must have negative energy. Just to balance out. Wait a minute. Negative energy का तो मतलब है कि black hole lost some energy. Even though it gained a particle with negative energy, so it lost some energy. He calculated क्योंकि ये हर वक्त हो रहा है यूनिवर्स में, so it would lead to evaporation of black holes. And when they evaporate, or this radiation वो जो particle बन रहे हैं, that's called Hawking radiation. Now, it has not been found. In fact, it looks like कि usually black holes में जो mass अंदर जा रहा है, positive mass अंदर जा रहा है, it outweighs the Hawking radiation, वो जो छोटे छोटे particles जा रहे हैं. However, there's a prediction कि there are
micro black holes that were formed at the Big Bang also. Again, they are micro, so we cannot, nobody has found them. One way to find them is if you find Hawking radiation. छोटे black holes जो हैं वो ख्याल है कि वो evaporate हो जाएंगे and we would detect them. It hasn't been found yet, but that's where it comes in. So there is a way of creating energy, but this is how it still is not violating conservation of energy. Magar it's a neat idea of, so it's one example of quantum theory of gravity, although this is not the whole solution. Magar this is one example where you can apply quantum physics to special general theory of relativity. आप थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, थोड़ा सा मुझे आइडिया जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ग्रामेटिकली, तो आप उसको यू showing कि it's expanding in one, you are saying कि let's say bubble को अगर हम फैलाना शुरू करेंगे तो whatever is there on the surface of the bubble, that is the universe, Yes, and anything inside there is no inside. is Right, because it's an analogy, right? I mean, universe is not a bubble. मगर हम उसकी analogy लेते हैं कि उसको किस तरह से, we are trying to imagine it, right? तो उसकी proper analogy ये होगी कि हम जो हैं, सब चीज़ें जो हैं, they are all on the surface of the bubble, and that is expanding. So yes. अगर मल्टीवर्स को हम रखें कि मल्टीवर्स का कभी एविडेंस मिल जाए, तो फिर हमारा कॉस्मिक एड्रेस क्या होगा? मल्टीवर्स के बाद फिर ग्रुप्स, क्लस्टर्स? मल्टीवर्स के बाद पहले तो हमारी अपनी यूनिवर्स होगी, फिर उसमें क्लस्टर्स, यस, आप उसमें एक और वो ऐड करना है. तो would there not be a limit for our cosmic address? वो डिपेंड करेगा आपका एनवेलप कितना बड़ा है, क्योंकि वो लिमिट तो खाली उस पर है कितना बड़ा आपने एड्रेस लिखना है. नहीं, दैट्स ट्रू. आई मीन उसके बाद क्या है, वी डोंट नो, राइट? आई मीन ये सवाल आता है नॉर्मली ऑरिजिन्स के इसमें, कि जब आप ऑरिजिन्स की बात कर रहे हैं कि ओके सो यू लुक फॉर के ज़मीन की ऑरिजिन्स क्या है. वेल 4.5 बिलियन साल पहले बनी. इट गोज़ बैक टू दिस क्वेश्चन ऑफ डेइज्म इन सम सेंस, जो पहले आया था सवाल कि अगर आप बात करें कि 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन बनी, सूरज कैसे बना? थ्रू ग्रेविटी एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, गैलेक्सी कैसे बनी? वेल 10 बिलियन साल पहले थ्रू दिस में से. ओके, यूनिवर्स कैसे बनी? वेल उससे पहले क्या था? वेल इट वाज मल्टीवर्स. ओके, ओह आई सी, सो इट वाज द आउटपुट ऑफ अ, और मल्टीवर्स से पहले क्या था? सो देयर कैन ऑलवेज बी अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट वाज बिफोर समथिंग, राइट? And the answer to that depends upon you, because we don't have any scientific evidence for that, because there will always be a point where there is no scientific answer. What is that point, and where do you think that point should be? In some sense, it's a more philosophical question, right? So एक और कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि हमें उन चीज़ों का नहीं पता, और आप ये भी कह सकते हैं, यू कैन एक्चुअली से कि वहाँ पे दैट्स व्हाट गॉड स्टार्टेड. आप एक स्टेप पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइक वी हैव नो साइंस एंड्स, इट्स पॉसिबल, राइट? बट वी डोंट नो वेयर, राइट? सो if you take के natural laws explain things, you still have the end के multiverse के end में क्या? You don't know. It's infinite. Okay, so what? And you can also ask this question कि जो laws हैं, why are there laws? Right? I mean, you can ask this question कि जो हम laws की बात कर रहे हैं, why are there laws? Laws क्यों हैं? कहाँ से आते हैं laws? We don't know. Right? So those are that's a next level of question which would be considered metaphysical. क्योंकि at least right now, I mean, okay, so there are ideas कि आप laws को किस तरह से explain करने के बाद, one idea is again जिस तरह से वो बात हुई थी fine tuning की. So one idea is you have multiverses, okay? You have every universe with every possible variable of law. आप लेते हैं gravitational constant या mass of product. You have a universe with every single variable. इतनी universes, well, if there are infinite universes, then you can have as many as you want. We will be in that one which has these laws. So that's one answer to that. Another is, why are there? Could be pure by chance. If you are happy with that, that can be one answer. Third answer is supernatural. They were specifically created. Magar those answers, in some sense, and especially at this point, they cannot come from science. They are outside. They are. That's where आपका philosophical underpinning आती है. आप उसके religious explanation ले सकते हैं, आप उसकी unknown explanation ले सकते हैं. मगर none of that, I mean, that
cannot come from science. It's outside of it. अब कितने सवाल रह गए हैं? डिपेंड अच्छा अच्छा कंट्रीज हो रही हाँ ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है जी ऑब्जर्वेबल तरीका जो है ये वो रेड शिफ्ट से ही है सिर्फ, या इसके अलावा भी कुछ है? redshift is the main one, so that is the big evidence for that. मगर it can be confirmed, तो जिस तरह सुपरनोवा की बात हो रही थी, that's how we know that universe is actually now accelerating. That comes from type 1a supernova. So there are other ways to figure out, okay, this is the same thing is happening or not. So for example, if you look at a distant galaxy, so you can figure out the redshift, but you can also figure out its distance from other methods. एक चीज़ और है, जैसे कि रिलेटिविटी की हम बात करते हैं, जिसमें स्पेस टाइम डायलेशन की मैं एक सिर्फ सोच रहा, पता नहीं क्यों वाला कि आपकी अगर स्पेस डायलेशन होती है तो ये हो सकता है कि हमें वो रेड शिफ्ट जो है फील हो रहा है, हो सकता है एक्चुअल में ना हो, स्पेस डायलेशन की वजह से फील हो रहा हो। तो दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो ये है कि एक्चुअली जब दूर की गैलेक्सीज की बात करते हैं, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट रिलेटिविटी इफेक्ट. तो जब लोग जब रेड शिफ्ट के कैलकुलेट करते हैं, दे एक्चुअली यूज़ रिलेटिविटी, इट्स एम्बेडेड इन इट बिकॉज यू हैव टू, इट्स स्केल इज बट एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं नॉर्मली, v इक्वल्स hd, हबल कांस्टेंट टाइम्स डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल दैट कैन ओनली वर्क फॉर नियर बाय गैलेक्सीज. अगर आप बात कर रहे हैं रेड शिफ्ट 1, यू हैव टू यूज़ रिलेटिविस्टिक इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आई थिंक वो ये है कि क्योंकि लाइट कैन बी इम्पैक्टेड बाय हाई ग्रेविटी रिलेटिविटी, कैन इट इम्पैक्ट रेड शिफ्ट? एब्सोल्युटली इट कैन. इनफैक्ट जो अल्टरनेटिव थ्योरी थी लाइक स्टेडी स्टेट या अदर्स, हिल्टन आर्प, उसकी ये जो पिक्चर्स हैं, इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज, इनफैक्ट आर्प का एक एटलस है इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज का, ब्यूटीफुल एटलस, 1965 और सो. आर्प जो है, ही नेवर बिलीव्ड इन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. तो इनफैक्ट ही रिसेंटली डाइड एंड ही सेड कि एक्चुअली रेड शिफ्ट जो है, इट्स दीज गैलेक्सी, वो क्वेज़ार्स एक ऑब्जेक्ट थे, फादरेस्ट ऑब्जेक्ट जिसकी हाईएस्ट रेड शिफ्ट थी, इनफैक्ट दे प्रूव टू बी क्रूशल फॉर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. ही सेड कि क्वेज़ार्स आर बीइंग शॉट आउट from the nuclei of galaxies, and we are seeing their redshift falsely that they are very far away, but instead they are close by, but they have been shot out and we are seeing their local differences. And so he was looking at these interacting galaxies क्योंकि वो ये कोशिश कर रहा था कि वो शो करे, फॉर एग्जांपल कि ये दो गैलेक्सीज जो हैं, वो इनको तो नहीं देख रहा था, लेकिन एक गैलेक्सी है पीछे दूर जिसकी रेडशिफ्ट ज़्यादा है, और एक गैलेक्सी है करीब जिसकी रेडशिफ्ट कम है. He was trying to show कि उनके आपस में मटीरियल एक्सचेंज हो रहा है. That would have been evidence कि redshift doesn't tell you distance. मगर it didn't work out. There were a lot of studies that were done, and that's a pretty well established thing कि redshift actually does show expanding universe and redshift does exist. मगर in certain cases, yes, you can dilate stuff. Again, if you watch Interstellar, one of the plot points takes that into account कि high gravity can impact space and time. जैसे अभी आप बात कर रहे थे इवेंट होराइजन, इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो जैसे वो फनल सा बनता है नीचे में, Right. नीचे को जा रहे हैं, what happens to time? Freezes over there? Well, in theory, yes, time keeps on slowing down, and in theory, again, that's a key thing. In theory, and this here I really mean it. In theory, theoretical है ये. Time should completely stop. And in fact, in the sense that you should see all of the past and all of the future at singularity, in theory. But we don't know what happens, but that's what the equations will tell you, because you should be able to see the whole future. Like conservation of mass Time की बात slows हो रही down, है, yeah. की बात हो रही थी, अगर वो time आपका वहाँ singularity पे stop हो जाता है, Well, it doesn't. या slow down हो जाए, या Right, जो भी yeah. But that's why right at singularity our theories break down. That's why. आपका क्योंकि we live in universe of time and space, Right. ठीक है, तो हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकेंगे जो वहाँ से एनर्जी लॉस होगा या मास का लॉस होगा, बिकॉज फॉर मी, मैं उसको देखूंगा, मगर जब वो मुझे वहाँ से देखेगा, Right. ही विल सी मी कि मैं स्टेशनरी हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ खड़ा हुआ एक जगह पे, लाइक टाइम में स्टॉप. उसमें फिर कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी का सवाल पैदा में होता है इसमें. Well, right at the center again, our laws break down.
So we don't know. Kyunki, again, that answer can only come from quantum theory of gravity. So we don't know because infinities आ जाती हैं. That's exactly the problem. Time issues जो हैं वो infinity में चले जाते हैं. infinity को समझ नहीं. Exactly. Laws के हिसाब से. This huge universe, आपका क्या ख्याल है? Are we alone? इतने सारे लोग तो यहाँ पर हैं. हम अलोन कहाँ हैं? ओह अच्छा उसमें नहीं. I mean, it's impossible. In fact, it would be that would be really amazing if we are alone. क्योंकि I mean सवाल in fact rather ये है कि हमारी अपनी गैलेक्सी में कोई है या नहीं है, मगर that even doesn't, I mean there's just too many planets. We are seeing planets everywhere. तो सवाल in fact ये है कि in fact I would say कि right question would be, is there intelligent life? ठीक है, and of course that goes into this thing, what does it mean by intelligence? और नंबर 2 चीज़ ये है कि will we ever contact, whether we will be able to communicate? That's the big question. I don't think theoretically, I mean the universe is just so big, I mean there's no way that there is no life. No life I would say कि वो तो हमारी अपनी solar system में भी it's most likely there's other life. Mars पे या यूरोपा पे या Enceladus पे या Titan पे, I mean most likely there is other life in one of those places. Microbial life, क्योंकि we know it can survive extreme environments. ठंडे, गरम, उन सब पे वो it can survive space shuttle rides in space. So it can survive gamma rays. Like एक bacteria हैं, they in fact like gamma rays. So they can survive space. So that's not an issue. Question is intelligence. That's a hard question because it takes us into different directions. क्योंकि how likely is intelligent development? यहाँ पे कितनी common थी, and so on and so forth. What's your favorite theory on the origin of life? So मैं co-teach करता हूँ course एक astrobiology का है. So I teach it with a microbiologist or a planetary scientist. From what I have seen, it looks like, although my favorite theory is the more standard one, but that's my favorite because it's not my field. I can pick a favorite, right? There are no stakes at me. I mean, I do think that it's got to be on ponds or something, shallow water mein, okay? Magar, what it looks like, more likely... Do you mean on Earth? On Earth. Right, on Earth. More likely what it looks like from the literature, underground. High pressure environments, possibly near volcanic vents, that's a possibility, or even near rocks under high pressure. That looks like the most likely case. मगर तो दूसरा सवाल आता है कि for origin of life, are we looking at DNA first or RNA first, or are we looking at metabolism? Those two things get interlinked क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो interact होती हैं. तो सवाल ये होता है कि which comes first? That to me RNA seems more plausible, but again there are compelling theories that say that actually you have metabolism first. There are ideas for clays, again like clays can produce chains, or on chains mein you can actually go from chemistry to biology. That's another way. And in all of that, one of the big ideas are ideas of convergence. Not convergence, वो क्या कहलाता है? It's development of complexity. जिस तरह waves होती हैं, जब waves आती हैं, they look random. मगर when they leave, you have sort of like sand dunes. So there is a pattern out of it. इसका नाम है, अब मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, मगर that is actually an idea. It has to deal with the way energy is produced, energy is transferred. That is an idea that actually a lot of people are pretty seriously thinking about. Kaufman, मुझे इसका पहला नाम याद नहीं है, Stuart Kaufman. He's the guy who's a physicist, but he's a pretty actually broad, उसकी intellectual depth है. He has been working on it, Stuart Kaufman, and he has been working with biologists on developing that. So I would say that might be the best way for the origin of life. Again, you can also raise that other question. You can also have comets and asteroids bringing material.
Yeah, that's another possibility and other things. So, thank you very much, Dr. Salman. मेरा